यूपीएसआई की तैयारी के लिए आज की एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो पूरी नहीं बन पाई थी, तो इसमें हम सारी चीजों की बात करेंगे। आपका टाइम टेबल, आपका रणनीति क्या होनी चाहिए, मॉक टेस्ट किसके लगाएं, बुक्स कौन सी पढ़ें, और सेफ स्कोर क्या है, मतलब कहाँ तक आपको पहुंचना है कि आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। इन सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे जरूरी चीज है बेटा, पहले एक चीज समझ लो आप लोग कि आपके पास जो अभी टाइम है वो बिल्कुल लिमिटेड टाइम है। इतना पर ये जरूरी, मतलब सफिशिएंट टाइम भी, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें इस समय में आपके अफसोस के लिए कोई जगह नहीं बचने वाली। मतलब काफी टाइम है और बर्बाद करोगे तो फिर तो सालों भी जो है बेकार रहते हैं। तो बहुत बढ़िया एक लिमिटेड बिल्कुल सटीक टाइम है आप लोगों के पास, तो इस टाइम को आपको बर्बाद नहीं करना है। मेरे को समझाने का मतलब है बेटा कि तैयारी में ना ऐसे अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, देख पा रहे हो, ये अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं सबकी तैयारी में। पर कहीं भी ऐसा ना हो कि ऐसे डाउन आ गया और फिर ये डाउन डाउन ही चला जा रहा। तो ऐसे समय अगर कोई बर्बाद करेगा तो यकीन मानो कि फिर उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अप्स एंड डाउन्स आ रहा है ऐसे ऐसे करके, पर हमें ऊपर बढ़ना है। ठीक है, ऐसे ऊपर बढ़ते जाना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पर डाउन आया उसके बाद डाउन में चले जा रहे हैं तो उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। किसी दिन कम ज्यादा चीजें होंगी, उससे बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि एकदम सीधी लाइन में कोई भी तैयारी नहीं कर पाता है। बिल्कुल पूरा पंचुअलिटी से ही चल रही है चीजें, ऐसा तो कोई कोई होता है भाई। मुझे नहीं लगता 19-20 चीजें चलेंगी आपकी, तो उससे बिल्कुल नहीं घबराना है ना। बस ऐसा मत करना कि अगर नीचे चला गया है तो 10-5 दिन आपने बिगाड़ दिए, तो फिर भूल जाइए आप लोग सिलेक्शन के लिए। अब आ जाइए सबसे पहले जरूरी बात कि आपको मैंने बताया था सिलेबस आपको सबसे पहले लिखना है। आपकी तैयारी किसी भी स्टेज में हो, किसी की 50% है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे तो अभी इतने नंबर आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हो, आपको सबसे पहले 2-3 पेजेस पर मेहनत करके आधा घंटा सिलेबस लिखना है। पूरे मैथ्स के चैप्टर्स लिखने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आपके जो है सिलेबस में है। फिर रीजनिंग के लिख लीजिए, हिंदी के लिखिए, जीके के सारे टॉपिक लिख लीजिए। सब टॉपिक्स को लिख लीजिए एक क्रम में। उसके बाद जो जो हो गए हैं उन पर टिक लगाना है आपको, और जो रह गए हैं उन्हें रिमेनिंग में लिख देना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये बना रखा है आप लोगों के लिए कि ऐसे करके लिख दिया आपने कि ये हो गया है और ये जो है रिमेनिंग टॉपिक है हमारे। तो आपको जैसे बताया जाएगा कि किस तरीके से करनी है बेटा तैयारी। मान लो जो रिमेनिंग टॉपिक है वो तो हमें डेली जो हम टाइम टेबल आगे डिस्कस करेंगे उसमें उन्हें तैयार करना है कि अच्छा मेरा ये बचा हुआ है तो मुझे ये पढ़ना है। बाकी जो हो गए हैं उनके आगे आपको रिवीजन लिखना है, यानी इनका आपको रिवीजन करना है डेली बांट करके कि अभी इतने का रिवीजन कर लूं, अभी इतने का रिवीजन कर लूं। इस चीज को बकायदा आपको अपने उन पेजेस पे लिखना है कि इसका रिवीजन इस डेट को करा है मैंने, इसका इस डेट को करा है, इसका दूसरा रिवीजन अब कर रहे हैं। तो इन चीजों को पेंसिल से या पेन से आपको लिखते रहना है। ठीक है, तो ये चीज करनी है आपको। अब दूसरी चीज आ जाती है कि बेटा मॉक टेस्ट। कुछ लोग अब भी पूछ रहे हैं कि मॉक लगाएं या नहीं लगाएं, कुछ पूछ रहे हैं कि मेरे दीदी इतने नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन होगा कि नहीं। डेफिनेटली सिलेक्शन होगा बेटा, अभी इतना टाइम आपको अपने सेफ स्कोर हम बताएंगे उस तक पहुंचना है। तो अभी से बिल्कुल भी किसी से मत पूछो कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अरे जितने नंबर आ रहे हैं और जो चाहिए हमें सिलेक्शन के लिए वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। कोई अलग से रॉकेट तो साइंस तो है नहीं इसमें। जो जो क्योंकि नंबर कम आ रहा है कुछ ना कुछ वजह होती है ना, नंबर कम आने का कोई ना कोई रीजन होता है। मैंने बताया है आपको पिछले वीडियो में भी कि उसको नंबर बढ़ाने का एक ही तरीका होता है, वो होता है एनालिसिस करना। किसी से भी सुन लो, यही एकमात्र रास्ता होता है कि एनालिसिस करो। एनालिसिस का मतलब है कि नंबर कम आ रहे हैं तो कहाँ कम आ रहे हैं, तो आपको दूसरे नंबर पे क्या करना है, एनालिसिस करना सीखना है। मॉक जरूर लगाने। अब मॉक कैसे लगाओगे उस पर भी बात कर लेते हैं। तो बेटा ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसके लिए मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उनको भी जाकर देख सकते हो। पर यहाँ पर थोड़ी सी चीजें समझ लो। जैसे ऑनलाइन इसलिए जरूरी होता है कि हमने 10-15 दिन में, 10 दिन या 15 दिन में एक बार ऑनलाइन हम लगा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि पूरे जो हमारे कॉम्पिटिटर है उनके साथ हमें पता चल जाता है कि अभी हम कहाँ हैं, हमारी तैयारी का स्तर क्या है। तो उनसे हम एकदम से घर में बैठे तैयारी कर रहे हैं तो उनका भी आकलन हो जाता है। तो इसलिए ऑनलाइन लगाना जरूरी है। ऑनलाइन किसके लगाए, अब आ जाते हैं इस पर। तो चाहे आरडब्ल्यू के ले लो चाहे टेक्स्ट बुक के ले लो, इसमें क्या होगा कि जहां पर ज्यादा लोग लगा रहे हैं ना ऑनलाइन, तो वहां पर आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो दोनों में से किसी के ले लो। टेक्स्ट बुक के थोड़े नॉर्मल रहते हैं, आरडब्ल्यू के रोजगार विद अंकित के जो है थोड़े से लेवल अप रहता है। तो दोनों जगह जाकर के चेक कर लो अपने कि मतलब क्या स्टेटस है। एक बार इसका लगा लो, एक बार चाहे टेक्स्ट बुक का लगा लो, बाकी आपकी मर्जी है। जो भी आपके पास, अगर एक जने का आपने खरीद रखा है तो उसका ही लगा लो। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑफलाइन। ऑफलाइन आपको ज्यादा से ज्यादा लगाना है बेटा, क्योंकि ऑफलाइन आपका एग्जाम होना है। तो हमें वीकली यानी सप्ते में एक बार ऑफलाइन जरूर लगाना है। कोई सा भी दिन फिक्स कर लो, उस दिन 2 घंटे दे करके आपको ऑफलाइन जो है मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने के तरीका किस तरीके का होना चाहिए बहुत ही डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो उसको भी जाकर के देख लेना। तो आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाना है।
उसके बाद उसका एनालिसिस करना है ना, एनालिसिस करना है, उसके बाद लिख लेना है कि इसमें कौन सी चीज गलत थी, कौन सी सही हुई, और किन किन चीजों की मुझे अभी तैयारी करनी है। तो दूसरी चीज ये है कि मॉक टेस्ट जरूर लगाना। बेटा एक और बात बताओ, बहुत से लोग मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने को हिम्मत चाहिए, एनालिसिस करने के लिए हिम्मत चाहिए, उसमें दिमाग खपता है। बाकी आप लोगों को क्या आदत पड़ी होती है ऑनलाइन के टाइम पर, कि टीचर बोल रहा है पढ़ रहे हैं, तुम्हारा कुछ इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि जब आप किताब से पढ़ते हो, ऑफलाइन कोई चीज पढ़ते हो, तो आपके दिमाग पर जोर पड़ता है। आप ऑनलाइन मैराथन और जो भी चीजें ऑनलाइन पढ़ रहे होते हो, बस सुन रहे हो, क्योंकि तुम्हारा उसमें इतना तक एफर्ट नहीं होता है कि तुम कोई चीज जोर लगा करके दिमाग से पढ़ रहे हो। क्योंकि हम किसी चीज को बुक्स पे पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग पर जोर पड़ता है, उसी चीज को कोई और सामने से कह रहा है तो वो बहुत आसान हो जाता है। तो आप लोगों ने आसान रास्ता पकड़ रखा है। तो जैसे ही आप प्रैक्टिस सेट करते हैं या फिर जो भी चीजें करते हैं, तो उसमें आपके दिमाग को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, फिर आप घबराते हैं और अच्छा नहीं लगता आपको, इसलिए बहुत से लोग छोड़ देते हैं। कई बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि दीदी मेरा बिल्कुल मन नहीं। बेटा मन क्यों करेगा, मन को तो आसान और इजी चीजें पसंद है। इजी चीजें क्या है, किसी को सुनते रहो, पूरे टाइम सुनते रहो। उसके बाद मैथ्स निकालना है, खुद से एफर्ट डालोगे, किताब में कोई टीचर बोल नहीं रहा है तो उसमें जोर पड़ेगा, और जैसे ही तुम्हारा टीचर बोल रहा है ठीक है आसान है, आप निकाल रहे हो, तो वो आसान रास्ता आप लोगों ने पकड़ रखा है, इसलिए ज्यादा तकलीफ हो रही है। पर आसान रास्ते से सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि मजबूत इंसान चाहिए यहाँ पर, है ना। तो उस मजबूती को लाने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने ही होंगे। अब आ जाते हैं कि ऑफलाइन किसके लें, तो फिर से रोजगार विद अंकित के ले लो, किरण के ले लो, एग्जामपुर के ले लो, या फिर जिनके भी हैं उसमें ये रोजगार विद अंकित का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है, तो उनके जरूर ले लेना, है ना। अगर नहीं है किसी के पास तो कम से कम 2-3 लोगों को ले लेना। अभी पैसों की परवाह मत करना, क्योंकि कुछ प्रैक्टिस सेट तो हो सकता है आप लोग लगा भी ना पाए, तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपना प्रैक्टिस सेट का मतलब है मॉक टेस्ट, यानी पूरा जो 160 क्वेश्चन का है उससे है मेरा मतलब, ठीक है बेटा। अब दूसरी चीज आ जाती है कि कुछ बच्चे बुक्स के लिए भी पूछ रहे थे मुझसे कि अब मैथ्स की प्रैक्टिस कहाँ से करें या कुछ की। तो हिंदी के लिए राजपाल सिंह की एक बुक है, वो बहुत अच्छी है ना, तो उसे ले लेना, वो मैंने सुना है, अभी मैंने देखी हुई थी, तो ठीक है वो बुक। उसके बाद आ जाता है मैथ्स और रीजनिंग के लिए। मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए बेटा पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यू बार 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 बार, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर किसी ने प्रीवियस ईयर बहुत बार लगा लिए है ना, उसके बाद उसे करना है तो वो अदर चीजों से प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि आपके पास पीवाईक्यूज हो गए और हो गए जो प्रैक्टिस सेट आप करेंगे, यानी मॉक टेस्ट जो आप करेंगे, उसमें जो क्वेश्चन है जहां जहां दिक्कत आ रही है उन्हें बार बार प्रैक्टिस करना है। अब इसमें कुछ बच्चे पूछते हैं मैथ्स को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है, तो मैथ्स वालों के लिए बेटा एक ही सॉल्यूशन है कि आपको मैथ्स को बार बार उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और सबसे पहले मान लीजिए आपने सिलेबस लिख लिया, उस सिलेबस में से कुछ चैप्टर्स को चुन लो, ज्यादा पूरा सिलेबस मत चुनो। अगर बहुत कमजोर है तो मान लो 10 चैप्टर मुझे तैयार करने हैं, तो आप जब 10 कर लोगे तो आपको बहुत सारे, मान लो 20 प्लस आपका जो क्वेश्चन इजीली पहुंचने शुरू हो जाएंगे। जब इतने पहुंचने लगेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, फिर आप आगे भी कर पाओगे। तो एकदम सारा करने की जगह सिर्फ यूं सोचो कि मुझे तो ये 10 चैप्टर ही अच्छे से करने हैं बस। तो आप 10 पे जब फोकस करोगे, उनमें से फिर 5 बांट लो कि 5 मुझे इतने टाइम तक खत्म करने, 5 मुझे इतने दिनों में खत्म करने, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। जब कोई चीज हमारी कमजोर होना बेटा, तो उसे करने का ना रास्ता निकाला जाता है। मतलब उसको बहुत ज्यादा डरावना अगर चेहरा है तो उसको पार्ट्स में काट लो, है ना, छोटा 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 छोटा, एकदम से मत देखो उस चीज को। छोड़ो कितने चैप्टर्स हैं, दुनिया कितने भी कर रही थी, 40 में से 40 ला रही थी, तो मैं उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तुम बस अपने उन चैप्टर्स का ध्यान दो जो आपने सिलेक्ट किए, ठीक है। ऐसे रीजनिंग के लिए पीवाईक्यूज लगाओ, बहुत अच्छे से लगाओ। पीवाईक्यू को बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करने में ना जो बहुत आसान क्वेश्चन है उनको मत लगाओ, जो थोड़े मीडियम और थोड़े सही से लेवल के हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन को भी आप बार बार जो है देखेंगे, तो ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है, जीके को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं। तो जीके के लिए पर्टिकुलरली कोई बुक नहीं होती बेटा, और जीके कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए कोई भी एकदम से, मतलब जीके का मतलब होता है जब जो भी आपने अब तक पढ़ा है सुना है सब काम आएगा आपके। थोड़ा सा विश्वास रखो चीजों पर। इसमें आपको थोड़ा सा प्लान बनाना है कि आपको पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है। पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़नी है। पॉलिटी में जैसे प्रस्तावना है, मूल अधिकार है ना, ठीक है। और जो हमारे नागरिकता वाले आर्टिकल्स हैं वो भी पढ़ लो, राष्ट्रपति से रिलेटेड है, थोड़े से उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है, न्यायालय से संबंधित कुछ चीजें हैं। तो इस तरीके से अगर आने वाले टाइम में हो सकता है मैं बता दूं कितने आर्टिकल्स यहाँ से पढ़ लो और ये चीजें तैयार कर लो, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व हो गए, इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ो। प्रस्तावना से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ लो, स्रोत क्या है पॉलिटी के इन चीजों को जो है बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद
और मूल विधि को लेकर के बहुत परेशान मत हो, 1 से 2 3 क्वेश्चन आएंगे मूल विधि में, तो उतने तो आप कर लोगे, पर पूरी मूल विधि सोचोगे कि बहुत अच्छे से पढ़ लूं समझ लूं, तो वो तो 3 3 4 4 साल लग जाते हैं उसे पढ़ने में समझने में, है ना। तो आपको तो अपने काम की पढ़ना है, और मैंने आपको मूल विधि को लेकर के एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया हुआ भी है, और शायद मैंने लॉन्ग भी बनाया है मूल विधि को लेकर के, उसमें बताया हुआ है बहुत अच्छे से कि आपको कैसे जो है मूल विधि की तैयारी करनी है। उसके बाद इकोनॉमी पढ़नी है आपको, जनरल नॉलेज लेनी है बहुत डीप, तो मान लो कि उसमें पीएचडी करी जा सकती है, उतना थोड़ा ही पढ़ना है आपको। तो इकोनॉमी हो गई, उसके बाद हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इनके उन टॉपिक्स को तैयार कर लो जहां से पहले प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। यूपीजी के थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहो, एक एक क्वेश्चन है, तुम जान भी छिड़क दोगे तो भी कुछ नहीं होना, और उसको छोड़ दोगे तो भी गलत है, क्या पता आपने थोड़ा सा पढ़ा है उसमें से प्रश्न फंस जाए ना। और पूरा सोचोगे कि बहुत बिल्कुल पीसीएस और आईएएस लेवल का पढ़ डालू जीके पे, तो वो भी नहीं, क्योंकि जीके बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये छोड़ा भी नहीं जाएगा और ये पूरी तरीके से निगला भी नहीं जाएगा, इसको थोड़ा सरसरी निगाह से देखना है सब कुछ, ठीक है। तो घबराना नहीं है, वहां से फंस जाएगा, यकीन मानो, इतना यकीन करोगे, जो जो थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो फंस जाएगा उसमें से, छोड़ मत देना किसी भी पोर्शन को, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइम टेबल को लेकर के, तो टाइम टेबल बेटा थोड़ा सा ना वेरी कर जाता है हर एक इंसान के हिसाब से। तो मान लीजिए आपका जो सब्जेक्ट, टाइम टेबल को लेकर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, स्टडी टिप्स वाले में जाकर के उसे डिटेल वालों को उसमें देख लेना, इसमें क्या है सब समरी मैंने आपको बताई है। टाइम टेबल को ऐसे बांट लीजिए कि सुबह के 3 घंटे उस सब्जेक्ट को दीजिए, 3 घंटे है ना उस सब्जेक्ट को दो जो तुम्हारा कमजोर है। सबसे पहले दिन का पहला जो टारगेट रखो उसी सब्जेक्ट को करने का रखो जो कमजोर सब्जेक्ट है। उससे क्या होगा, क्योंकि जैसे ही हम कोई चीज ना जो हमारी हार्ड होती है, जो हमें परेशान कर रही होती है, अगर हम उसे छोड़ देते हैं ना, तो उसके बाद वो हम पूरे दिन पढ़ कुछ रहे होते हैं, दिमाग में वही चल रही होती है, तो उसके लिए पहले निपटा दो, उसे खत्म कर दो। तो उससे क्या होगा कि जब आप अदर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे तो वो आपको परेशान नहीं कर रही होगी। एक ना बहुत फेमस बुक है, मतलब उसमें कहा भी गया है कि जो टफ काम है, जो परेशान कर रहा है, उसे सुबह ही खत्म कर दो, तो आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा, अच्छा रहेगा। तो 3 घंटे उस सब्जेक्ट को दे दो जो आपका सुबह सुबह में जो है मतलब परेशान करता है, उसे सुबह ही निपटा के खत्म करो। उसके बाद 2 2 घंटे के हिसाब से जो है अदर सब्जेक्ट्स को बांट लो। 2 घंटे मान लो कोई और सब्जेक्ट जिसका जो भी है, मान लो हिंदी ले दिया, फिर 2 घंटे में रीजनिंग ले ली, 2 घंटे में जीके ले ली। अब इनके पार्ट्स या पोर्शंस को कैसे डिवाइड करना है, उसके लिए मैंने उस वीडियो में टाइम टेबल वाली में बताया हुआ है। मैं यहाँ पर बताऊं फिर से, ये जो बहुत लंबी वीडियो बन जाती, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लो। मान लो किसी की हिंदी बहुत ज्यादा तैयार है, तो हो सकता है उसे हिंदी के लिए 1 घंटे की जरूरत हो, तो उस टाइम को कहीं और लगा लो। किसी की मान लो रीजनिंग तैयार है, तो ये टाइम थोड़ा वेरी करेगा। पर आपको ये चीज देखनी है कि मुझे कम से कम पूरे दिन में इन चीजों को पढ़ना है, ऐसे नहीं कि ये तैयार है तो आप ढीले पड़ जाए, ठीक है ना। तो उस टाइम को कहीं और इन्वेस्ट कर दो। अब दूसरी चीज आ जाती है कि कम से कम ना 2 घंटे रिवीजन के जरूर रखो पर डे। 2 घंटे आपको रिवीजन करना ही करना है। अगर किसी की बहुत अच्छी तैयारी है तो ज्यादा टाइम ले लो रिवीजन के लिए। 2 घंटे रिवीजन करो कम से कम, है ना। पुरानी चीजों का करो, जो आज पढ़ा है उसका पढ़ो। 2 घंटे बहुत रिवीजन हो जाता है। रिवीजन करने के बेस्ट तरीके के लिए भी मैंने वीडियो बनाई, बहुत अच्छी वीडियो है। आप लोगों का रेस्पॉन्स उतना नहीं है, उन्हें देख लो, बहुत काम आएगी, बहुत बेहतरीन। सच में मेरी लाइफ का बहुत तगड़ा निचोड़ होता है उन वीडियोस में, ठीक है। तो चलिए उसके बाद आ जाते हैं अब सबसे जरूरी चीज, सेफ स्कोर क्या होगा। तो सेफ स्कोर बेटा मैंने ना मतलब सबका वो देख करके एक ऐसी चीज बताऊं जो सेफ स्कोर वाकई में आप लोग सेफ हो जाए मेरी तरफ से ना। तो और सबसे जरूरी चीज बेटा एक चीज और भी है कि जैसे ऑफलाइन एग्जाम है ये, तो थोड़ा सा चीजें वेरी करेंगी, है ना। तो उस चीज को और डिपेंड करेगा कि उस दिन आपका एग्जाम का स्तर क्या है। पर इन चीजों को जो सेफ स्कोर हम बताने जा रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा इन्हें देख लो, इतना मान करके चलना, ठीक है। ये जो ऊपर दिख रहा है कि जनरल में अगर बॉयज है तो 130, ओबीसी में 125 और एससी में 120। मैंने 5 5 घटा दिया, तुम लोग थोड़ा आइडिया लगा लेना। ऐसे ही अगर लड़कियां हैं तो अगर जनरल की है तो 120, ईडब्ल्यूएस का नहीं, मतलब उसमें पता नहीं चला, तो उसी के हिसाब से मान लो 120 के हिसाब से। ओबीसी की गर्ल्स है तो 115 और एससी की है तो 110। इतने क्वेश्चंस को आप लोग टारगेट बना करके चलो। अगर मान लो इन क्वेश्चंस ईडब्ल्यूएस वाला मतलब इसके बीच में मान लेना 115 16 16 17 या 115 मान लो, क्योंकि कई बार ओबीसी से नीचे भी चली जाती है ईडब्ल्यूएस वाली, तो उतना नहीं 120 मान लो टारगेट लड़कियां, ठीक है। तो 120 ओबीसी वाली, 115 और 110 ये एससी वाली हो गई, और ये हो गया बॉयज का स्कोर। तो इतना इसको देख लेना, और इस हिसाब से अगर मान लो तुम लोग इसके आसपास पहुंच रहे हो तो तुम पॉजिटिव हो जाओ कि हाँ सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तैयारी और टारगेट मैंने जैसे बताया, टारगेट आपको ज्यादा का रखना है। ये आपका सेफ स्कोर है। सेफ स्कोर का मतलब है यहाँ तक आपको पहुंचना है, और जैसे यहाँ पहुंचो तो फिर थोड़ा आगे की सोचो, क्योंकि जो ये नंबर है आपके सिलेक्शन के साथ साथ प्रमोशन के लिए भी यही जरूरी होते हैं, ठीक है।
तो ये सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया है आपको, है ना। इससे थोड़ा सा आगे पहुंचने की भी कोशिश करनी है। और आप, कुछ लोग पूछ रहे थे कि कहाँ तक पहुंच रहे हैं दीदी, इसमें मेरे नंबर कम आ रहे हैं, उनका देते हैं तो ज्यादा आता है। बेटा वो तो डिपेंड करता है, मान लो आसान बना दिया किसी ने तो नंबर ज्यादा आ जाते हैं, और हार्ड बना दिया तो जो है नंबर कम आते हैं। तो आपको हार्ड वाले से डरना नहीं है और आसान वाले पे ज्यादा उछलना नहीं। कभी इजी प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, प्रैक्टिस सेट मतलब मॉक टेस्ट लगाते रहो, फिर सोचो कि हमारे तो बहुत नंबर आ रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं, तो इतना भी नहीं, दोनों तरीके की चीजें लगानी चाहिए और उसके बीच में अपने आप को मानना चाहिए। मान लो एक में तुम्हारे 110 आ रहे हैं, है ना, और एक में तुम्हारे जो है 135-40 तक पहुंच रहे हैं, तो कुल मिलाकर मान के चलिए 125 के आसपास अपने आपको, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत जो है मददगार होगी। और इसके साथ साथ स्टडी टिप्स प्लेलिस्ट पर जाकर के इसी चैनल में उन जो जो मैंने टॉपिक्स बताए इन पर बेटा डिटेल में मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाई हुई है। तो एक एक चीज को अगर वहां से देखना चाहोगे बीच बीच में देख लिया करो। फालतू की रील्स देखने से बेहतर है कि अपने एग्जाम रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड और अपने कंटेंट से रिलेटेड चीजें देख लिया करो। और पूरे टाइम बस ऑनलाइन ही मत रहना, ऑफलाइन भी मेहनत करा करो। क्योंकि मेरा मानना ज्यादा है कि ऑफलाइन थोड़ा टफ, ऑफलाइन का मतलब है जब हम खुद से पढ़ रहे होते हैं, किसी को सुन नहीं रहे होते, थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस चीज को भी करो, ठीक है। चलिए, जय हिंद।